हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्वरूप परिवार में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम 23 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। टारगेट केवल एक ही हमारा, वो है 23 फरवरी। तो आज की इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट 55 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जीके, करंट अफेयर, हिंदी, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन रहने वाले हैं। और आप सभी का टारगेट आज की इस क्लास में 55 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन ठीक करने का होगा। तो जैसा कि एसएससी जीडी का जो परीक्षा होता है वो केवल एक ही घंटे का होता है, तभी तो एक दिन में पूरे 4 शिफ्टों में पेपर होता है। आप सभी को एक घंटे में 20 क्वेश्चन जीके मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, 20 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे, 20 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे। 80 क्वेश्चन का पेपर होता है। एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 2 नंबर मिलता है। 160 नंबर का पूरा पेपर होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल 60 मिनट में आप सभी को 80 क्वेश्चन हल करने होंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं। इसके अलावा जो इस टाइम एसएससी में नया पैटर्न पे आ चुका है जीके में देखिए जो 20 क्वेश्चन आते हैं, इसमें मोस्ट डिफिकल्ट लेवल के और 1 साल के करंट अफेयर के भी सवाल रहते हैं, 2 से 4 सवाल। लेकिन एसएससी जीडी के परीक्षा में हिंदी बहुत ही आसान 20 सवाल आते हैं। आप इसमें कम से कम 1819 सवाल सही कर सकते हैं। तो साथियों, एसएससी जीडी का जब फाइनल रिजल्ट आता है तो आप देखते हैं कई स्टूडेंट का 160 नंबर में से लगभग 155 नंबर तक आ जाता है। जब इसका आप फिजिकल नंबर ऐड करेंगे तो कईयों का तो 162 नंबर तक पहुंच जाता है। एक बार ऐसा हुआ था कि एक लोग का 170 नंबर आ गया था। तो इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सवालों का लेवल किस तरह से पूछा जाता होगा। तभी तो केवल एक घंटे में आप सभी को 80 क्वेश्चन हल करने के लिए मिलते हैं। बहुत ही आसान लेवल के सारे सवाल आते हैं। यदि आप सभी का रीजनिंग और मैथ में पूरा बेसिक क्लियर है तो आप 40 के 40 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और हिंदी में आप सभी का पूरा बेसिक क्लियर होगा और आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप पूरे में से पूरे स्कोर कर सकते हैं। मेन आपका पहला सब्जेक्ट जो आपको अधिक पढ़ना है वो जीके पढ़ना है। जीके में कम से कम आप सभी को एक शिफ्ट में यानी अपने शिफ्ट में लगभग 14 से 15 सवाल सही करना होगा। ओके, तो आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में 20 क्वेश्चन जीके के सॉल्व करेंगे। तो आप ट्राई करिएगा कि 20 क्वेश्चन में से कम 10 से 12 सवाल सही करिएगा जीके में। उसके बाद हिंदी में 20 में से कम भाई याद रखिएगा 16 से 17 सवाल सही करने का प्रयास करिएगा। उसके बाद रीजनिंग प्लस मैथ में कम से कम 8 से 9 सवाल सही करने का प्रयास करिएगा। इतना स्कोर आप सही करने का प्रयास करिए ये चारों सब्जेक्ट में, जीके, हिंदी, रीजनिंग और मैथ में। जैसे हर शिफ्ट में हर बार सवाल पूछे जाते हैं, वैसे ही प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर करिएगा और 20 क्वेश्चन के बाद हम आप सभी से स्कोर पूछेंगे कि 20 क्वेश्चन जीके में से आप सभी कितना स्कोर रहा, हिंदी में कितना स्कोर रहा, मैथ और रीजनिंग में कितना स्कोर रहा। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र, राज्य और अंतर्राज्यीय विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र, राज्य और अंतर्राज्यीय विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 131 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? इनमें से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है? जैसे अजंता, ये तो सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित नहीं है। सांची भी नहीं है, भीमबेटका नहीं है, तो कौन है? मोहनजोदाड़ो है, ये सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को। कथक नर्तक बिरजू महाराज जी को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण किस वर्ष में मिला था? कथक नर्तक बिरजू महाराज जी को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण किस वर्ष में मिला था? तो इन्हें वर्ष 1986 मिला था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जैन जनसंख्या सबसे अधिक पर है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जैन जनसंख्या सबसे अधिक है? तो दिल्ली शहर में। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे। तो साथियों आप सभी को आगे बढ़ने से पहले ये सिलेक्शन वाले प्रश्नों को सभी को पढ़ लेना है भाई। अपने शिफ्ट में बैठने से पहले ये सिलेक्शन वाले जरूर प्रश्न पढ़ लेना है भाई। हम आप सभी से प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे कि जीके जीएस कंप्लीट पढ़ लीजिए भाई, जिनका पेपर आगामी 23 फरवरी या 9 मार्च से कभी भी हो सकता है। मान के चलिए आप सभी के पास टोटल 20 दिन का समय बाकी है। 23 फरवरी से हो सकता है पेपर ना हो, लेकिन एग्जाम डेट क्लियर हो चुका है 9 मार्च से। तो यहाँ से केवल 20 से 21 दिन हमारे पास समय बाकी है। तो दोस्त मेरे, यदि आपको टॉप लेवल का स्कोर करना है अपने शिफ्ट में, तो आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। यदि आपका टारगेट एसएससी जीडी एग्जाम 2026 होने वाला है, तो इस पीडीएफ को आप जरूर पढ़ेंगे भाई मेरे कहने से। स्टैटिक जीके हम आप सभी को पूरा कंप्लीट देंगे, विथ डिटेल सोल्यूशन देंगे। जिसको इंग्लिश चाहिए इंग्लिश देंगे, जिसको हिंदी चाहिए हिंदी हम प्रोवाइड करेंगे, और 1 साल का पूरा करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे। रीजनिंग पूरा टॉपिक वाइज डिटेल के साथ देंगे भाई, आप सभी को बस देख लेना है। मैथ पूरा डिटेल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करें हर एक चैप्टर में। और इसके अलावा हम आप सभी को ब्रह्मास्त्र 1000 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, मिलेगा आपको ये कैसे, नीचे ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस पर मैसेज करके मात्र भाई 50 रुपीज़ पे करके, मात्र 50 रुपीज़ पे करके अपने शिफ्ट से पहले ये पूरा सिलेक्शन वाले प्रश्न मंगवा लीजिए और उसे रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए भाई अच्छी तरीके से। सिलेक्शन आपका यहीं से होने वाला है। ओके मेरे दोस्त, बहुत ही शानदार तरीके से एक क्वेश्चन होने वाला है। जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तब आप कहेंगे बिल्कुल यहीं से हमारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाए जाने वाले दशहरा त्यौहार का स्थानीय नाम है। हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाए जाने वाले दशहरा त्यौहार का स्थानीय नाम इनमें से कौन सा है, तो कुल्लू दशहरा है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, किस क्रांतिकारी नेता ने लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने का प्रयास किया था। किस क्रांतिकारी नेता ने लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने का प्रयास किया था। रास बिहारी बोस जी ने किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को, किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में पेश किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में पेश किया गया था, तो चौथी योजना में। चौथी योजना का टाइम पीरियड 1969 में स्टार्ट हुआ था, 74 में समाप्त हो गया था। यदि आप सभी को कम से कम 6 से 8 नंबर लेना है परीक्षा से पहले केवल 5 मिनट में, तो आप सभी को पंचवर्षीय योजना का पूरा सवाल पढ़ लेना है और सेंसस यानी जनगणना के सारे प्रश्न पढ़ लेना है। आप सभी का 6 से 8 नंबर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लगभग 3 से 4 सवाल हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन जी को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई थी, तो ये बिहार राज्य में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, बिल्लू पट्टू जिसमें कलाकार बिल्लू या धनुष को मुख्य वाद्य के रूप में प्रयोग करते हुए गीतों के माध्यम से कहानियां सुनाते हैं, एक लोक नृत्य है। बताइए आप सभी, बिल्लू पट्टू जिसमें कलाकार बिल्लू या धनुष को मुख्य वाद्य के रूप में प्रयोग करते हुए गीतों के माध्यम से कहानियां सुनाते हैं, एक लोक नृत्य है, वो कौन सा है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य का है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण है। इनमें से कौन उपभोक्ता वस्तु का एग्जाम्पल है, मशीनरी, औजार या खाद्यान्न, तो खाद्यान्न है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, अरुणाचल प्रदेश में मोनपा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में मोनपा द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो लोसर महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, 1932 का पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच समझौता था। 1932 का पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच समझौता था, तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, मौखरी मूलतः सहायक शासक थे जिन्होंने बाद में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक स्वतंत्रता स्थापित किया।
मौखरी मूलतः सहायक शासक थे जिन्होंने बाद में किस क्षेत्र में एक स्वतंत्रता को स्थापित किया था? तो पश्चिमी गंगा के मैदान में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, निम्नलिखित में से कौन चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय लेता है? इनमें से कौन चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय लेता है? तो भाई राज्यपाल लेता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, रतन मोहन शर्मा निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है? रतन मोहन शर्मा किस संगीत घराने से संबंधित है? तो ये मेवाती घराने से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को, नेपाल में किस धर्म की जनसंख्या सबसे अधिक है? नेपाल में किस धर्म की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो हिंदू धर्म की जनसंख्या सबसे अधिक है नेपाल में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को, पैरालंपिक इतिहास में पहला शीतकालीन खेल स्वीडन में किस वर्ष में खेला गया था? पैरालंपिक इतिहास में पहला शीतकालीन खेल स्वीडन में किस वर्ष में खेला गया था? तो ये 1976 में खेला गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 42वां जो संशोधन अधिनियम हुआ था 1976 में, इसके द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे? तो पूरे 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 को। तो साथों 20 क्वेश्चन देखिए जीके कंप्लीट हो गया। तो बताइए कि जीके में आप सभी का कितना स्कोर रहा? सभी बताएंगे ईमानदारी के साथ। अब यहाँ से हम लोग अब हिंदी के 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हिंदी में कम से कम 16 से 17 सवाल सही होगा आपका, इतने का टारगेट लेकर चलिएगा। देखिए, जो अपनी हत्या स्वयं कर ले, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? यानी जो अपनी हत्या स्वयं कर ले, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? आत्मघाती उसे बोलते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, निम्न वाक्य में कौन सा शब्द अशुद्ध है? एक वाक्य दिया गया है, इनमें से एक अशुद्ध है, उसको आपको सही करना है। जैसे विक्रमादित्य अपने समय में कुशल और न्यायप्रिय शासक थे। तो दोस्त मेरे यहाँ पे कौन सा अशुद्ध आपको दिखाई दे रहा है? विक्रमादित्य अपने समय में कुशल। कुशल कैसे लिखा जाता है? जैसे ये देखिए कुशल लिखा है, इसमें भाई ये वर्तनी प्रयोग त्रुटि है, वर्तनी प्रयोग त्रुटि है। तो कुशल आप जानते हैं कि कु ये सड़क सा वाला नहीं लगता है, शरीफा सा वाला सा लगता है कुशल में, ऐसे कुशल लिखा था है भाई। तो यही आपका क्या है भाई? अशुद्धि है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 का, मुझे एक गर्म दूध पिला दो। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त देशज शब्द चुनिए। आप सभी को फिल इन द ब्लैंक्स करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना, लेकिन उपयुक्त देशज शब्द का प्रयोग करके। तो मुझे एक थर्मस नहीं भाई, मुझे एक कटोरा हो सकता है, बिल्कुल मुझे एक कटोरा गर्म दूध पिला दो। तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर होगा भाई, ये देशज शब्द है भाई। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24 को, आकाश का सही विलोम क्या होगा? आकाश का सही विलोम क्या बनेगा? आकाश का पाताल हो जाएगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। स्कोर काउंट करते चलिएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, निम्न में से यमुना का पर्यायवाची कौन सा? पर्याय का मतलब होता है पर्यायवाची, तो यमुना बताइए कौन सा हो जाएगा? तो दोस्त मेरे याद रखिए, यमुना का होता है सूर्य सुता होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को, चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? तो निर्लज्ज होना, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, निम्नलिखित में से किस खंड में अशुद्धि है? वृक्ष में फल लगे हैं, तो किस खंड में अशुद्धि है बताइए? वृक्ष में फल लगे हैं भाई, इसमें तो कोई अशुद्धि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन भाई में कैसे लगा देता है? में पर एक बिंदु रहता है, याद रखिए छोटा छोटा आपको ध्यान देना है। जैसे में पर देखिए बिंदु नहीं लगा है,
इसी तरह ये गलती हो रहा है, तो इस सवाल का ऑप्शन है परफेक्ट आंसर होगा। कई को तो मालूम नहीं होगा, लेकिन भाई मे पर एक बिंदु हमेशा लगता है, तभी ये परफेक्ट होता है। ठीक है, याद है कि बिंदु इसमें देखिए भाई नहीं लगा है प्रश्न में, तो अब ये आपका ठीक है। तो यही क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करिए जो कभी नहीं आया हो। बताइए इसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा, जो कभी नहीं आया हो। तो इसके लिए सार्थक शब्द होगा अनागत। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। दिए गए वाक्य में शुद्ध या वाक्य खंड को बदलिए, हम अवश्य ही जाएंगे। तो दोस्त मेरे आप सभी को अवश्य ही जाएंगे इसकी जगह क्या बनेगा, सॉल्व करिए। शुद्ध या वाक्य खंड को बदलना आप सभी को, यानी हम क्या होगा, हम तो अवश्य जाएंगे, हम के बाद तो अवश्य जाएंगे, ही नहीं होगा भाई इसमें। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। इसमें भाई अव्यय प्रयोग त्रुटि है, इसमें कौन सा त्रुटि है, अव्यय प्रयोग त्रुटि है। तो अवश्य ही जाएंगे क्या होगा, हम तो अवश्य जाएंगे, ये परफेक्ट होगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। ज्योत्सना पर्याय है किसका भाई, ज्योत्सना किसका पर्यायवाची है, तो ये चांदनी का है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। सुबह और शाम को अपनी क्लास बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है, और आज शाम 6 बजे आपके लिए अलग से क्लास हम देंगे भाई, जो कि नया टेस्ट आएगा आप सभी के बीच में, तो इसे आप सभी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। क्रीपड़ का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। क्रीपड़ का विलोम शब्द क्या होता है, क्रीपड़ मतलब होता है दाता। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, इस पुस्तक का अनुवाद देवनागरी भाषा में किया गया है। दोस्त मेरे इसमें तो देखिए सीधा सीधा शब्द प्रयोग त्रुटि लग रहा है। यहाँ पे जो देवनागरी भाषा लिखा है, पहले तो आप जानते हैं कि जो देवनागरी भाषा है, क्योंकि भाई देवनागरी जो होता है एक लिपि होता है, न कि भाषा होता है। भाई देवनागरी तो एक लिपि होता है ना, भाषा कहाँ से होता है, भाषा नहीं होता है। ठीक है, तो यही क्या है भाई, इसमें त्रुटि है। तो परफेक्ट कौन सा होगा, इसमें कौन सा त्रुटि है, देवनागरी भाषा में त्रुटि आपका। ठीक है भाई, तो ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, आप जानते हैं कि देवनागरी एक लिपि होता है, भाषा नहीं होता है, तभी ये त्रुटि हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या बनेगा। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या बनेगा। सेना के रहने की जगह, सेना के रहने की जगह के लिए सार्थक शब्द क्या बोलते हैं, छावनी कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। सार्थक शब्द से रिक्त स्थान भरिए, उसके माता पिता नहीं है वह बिल्कुल मेढ़ा फाना अनाथ, यानी जिसके माता पिता नहीं रहते हैं वह बिल्कुल अनाथ होता है। तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी उसके माता पिता नहीं है वह बिल्कुल अनाथ बालक है, ये परफेक्ट ऑप्शन सी बनेगा। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या बनेगा। भ्रांत के लिए कौन सा विलोम सही है, भ्रांत के लिए कौन सा सही विलोम है। तो भ्रांत के लिए सही विलोम की बात करेंगे, निभ्रांत हो जाएगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। निम्न वाक्य को शुद्ध कीजिए। अपनी छाछ को कोई भी खट्टा नहीं कहता है। भाई अपनी छाछ को कि छाछ, बताइए। तो देखिए छाछ च कहाँ होता है, च वाला तो गलत है भाई, क्या होता है छाछ, ये परफेक्ट होगा। यानी अपनी छाछ को कोई भी खट्टा नहीं कहता है, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर होगा भाई। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। मेरी नानी मुझे पंचतंत्र की सुनाया करती थी, रिक्त स्थान की पूर्ति तत्सम शब्द द्वारा कीजिए। यानी मेरी नानी मुझे पंचतंत्र की कहानी सुनाया करती थी, लेकिन आप सभी को भाई तत्सम शब्द का चयन करना है। याद रखिए कहानी जो होता है ना, जो ये कहानी है ना, एक तद्भव शब्द होता है। क्या होता है, एक तद्भव शब्द होता है। ठीक है, इसका तत्सम शब्द क्या होता है जानते हैं, कथनिका होता है। क्या होता है, कथनिका होता है, कथानिका होता है। यानी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा भाई।
याद रखिएगा, कहानी एक तद्भव शब्द होता है, इसका तत्सम शब्द होता है कथानिका। कथानिका होता है, यानी मेरी नानी मुझे पंचतंत्र की कथानिका सुनाया करती थी। ठीक है, ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करिए। जो धन को व्यर्थ ही खर्चा करता हो उसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा? जो धन को व्यर्थ ही खर्चा करता हो तो उसके लिए बोलेंगे भाई अपव्ययी। ऑप्शन है अपव्ययी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। अपने पांव आप लाठी मारना, मुहावरे के लिए रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा भाई? अपने पांव आप कुल्हाड़ी मारना, तो डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर होगा। लाठी की जगह कुल्हाड़ी होता है भाई। नेक्स्ट अगला सवाल करिए, और हिंदी का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अहमद को विज्ञान में अंक मिले हैं, वाक्य के रिक्त स्थान के लिए न्यूनतम शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। बताइए, अहमद को विज्ञान में श्रेष्ठतम की अधिकतम, तो अधिकतम अंक मिले हैं, तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। तो साथियों ये 40 क्वेश्चन जीके और हिंदी कंप्लीट हो गए। तो बताइए कि अब 20 क्वेश्चन में से हिंदी में आप सभी कितना स्कोर रहा, सभी बताएंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन, तो कम से कम 8 से 9 सवाल आप स्कोर करिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर रीजनिंग का। यदि आइडेंटिटी शब्द के प्रत्येक अक्षर को विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? यानी जो आइडेंटिटी लिखा है इसका जो अक्षर है ना, आप सभी को विपरीत लिखना है, यानी उल्टा। जैसे कि अगर हम बिल्कुल सीधा सीधा लिखेंगे तो क्या होगा? ABCDEFGH, लेकिन जब उल्टा हम विपरीत कह दे तो आप बोलेंगे ZYXWVUTS, ऐसे R, ऐसे करेंगे ना भाई। तो आप सभी को इन्हीं आइडेंटिटी के प्रत्येक अक्षर का इस्तेमाल करके जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा से छोटा के रूप में लिखना है। इस सॉल्व कहने का मतलब ये है, जैसे आइडेंटिटी लिखा है IDENTITY, आइडेंटिटी है तो सबसे बड़ा इसमें Y है, तो सबसे पहले Y होगा। इससे छोटा कौन है? T है। फिर आइडेंटिटी 2 बार T है तो 2 तो T लिखाएगा। फिर उसके बाद N है, N से छोटा कौन है भाई? I है। देखिए 2 I है तो 2 लगातार I लिखेंगे। इससे छोटा कौन है? E है। फिर उसके बाद D है, लास्ट में D। अब देखिए कितने अक्षर ऐसे हैं जो कि अपने स्थान को बनाए रखे हैं। देखिए I से Y बदल गया, D से T बदल गया, E से T बदल गया, N से N देखिए है, और T से I और I से I, यानी 2 अक्षर है, एक N है एक I है। देखिए, और T से E बदल गया, Y से D बदल गया। तो 2 ऐसे अक्षर है जो कि अपने स्थान को अपरिवर्तित कर रहे हैं। तो इस सवाल का पहला ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इस सवाल का भाई ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, सभी को समझ में आया? जो भी प्रश्न नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 42। यदि निम्नलिखित समीकरण में भाग और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तथा प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये समीकरण दिया है, इस समीकरण में आप सभी को सबसे पहले भाग की जगह गुणा रखना है, गुणा की जगह भाग, फिर उसके बाद प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, उसके बाद हल करना है बॉडमस के नियम अप्लाई करके। ओके दोस्त मेरे, तो चलिए पहले समीकरण को हम लोग बना लेते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग। 69 माइनस है तो प्लस में बदलना है, 2 भाग है तो गुणा में बदलना है, 7 प्लस है तो माइनस में, 35 गुणा है तो भाग में। ये समीकरण हमारा तैयार हो चुका है। देखिए 69 प्लस 2 गुणा 7 माइनस 7 का भाग 35 में देंगे तो 5 बार में। अब उसके बाद 69 प्लस 7 दूना 14 माइनस 5, 69 और 14 होता है 83, 83 में से 5 घटा देंगे तो 78 हो जाएगा। यानी इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आसान सवाल होते हैं भाई, ये सवाल आप सभी से कभी गलती नहीं होना चाहिए। जल्दी करने के चक्कर में कई स्टूडेंट इस सवाल को गलती कर देते हैं। बिल्कुल ध्यान से आराम से सॉल्व करेंगे आप लोग। अधिक से अधिक यदि आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का सॉल्व करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? जैसे 4 ऑप्शन दिया गया है, 3 ऑप्शन देखिए किसी न किसी एक पैटर्न पे समान होंगे लेकिन एक अलग होगा, तो उसी अलग को हमें सॉल्व करना है। चलिए इस तरह के सॉल्व को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन में हम लोग हर एक अक्षर का कोड कर लेते हैं। जैसे पहले ऑप्शन का कोड किया जाए, ई होता 5, एफ होता 6, सी होता 3। देखिए 5 से 6 इसमें +1 हो गया,
6 से 3 -3 हो गया इसमें। अब ऑप्शन बी का कोड करिए, यल होता है 12, यम होता है 13, देखिए इसमें +1 हुआ और जी होता है 10, तो इसमें -3 हो गया। पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो सेम पैटर्न पे भाई, +1 और -3 पर। अब ऑप्शन सी का कोड करिए, ओ होता है देखिए दोस्त मेरे 15, यन होता है 14, ये तो भाई -1 कर दिया। यही अब ऑप्शन देखिए अलग होगा, एल होता है देखिए 12, 14 से 12 यानी -2 कर दिया। डी ऑप्शन देखिए, एफ होता है 6, जी होता है 7, देखिए +1 इसमें, और डी कितना होता है भाई, डी होता है 4, तो 7 से 4 यानी -3 हो गया। देखिए पहला ऑप्शन और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी +1 और -3 पैटर्न पे है, लेकिन भाई जो ऑप्शन सी है ONL, ये तो -1 और -2 का लॉजिक लगा है, तो यही अलग हो गया भाई। तो इस सवाल का बी ऑप्शन ONL इन समूह से अलग है बिल्कुल, तो यही हमारा परफेक्ट भी आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सभी को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या बन के आएगा भाई, ABCDEF और जी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। यानी दोस्त मेरे एक वृत्ताकार ऐसे मेज है ना, इसमें 7 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए बस इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका एक है कि आपको दायां बायां मालूम होना चाहिए। सभी व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी अक्षर है, वो सभी इस वृत्त के केंद्र की तरफ देख रहे हैं। इसका मतलब कि हम यदि ए को यहाँ बैठाएंगे तो इसका राइट साइड यानी दाहिना साइड इधर होगा और इसका बायां साइड इधर होगा, लेफ्ट साइड। बस ये आप ध्यान रखिएगा। एक एक लाइन को हम पढ़ेंगे, एक एक लाइन को सॉल्व करते चलेंगे। देखिए पहले लाइन को हम पढ़ेंगे अब ध्यान से। जी जो है ना वो बी के ठीक बाईं ओर बैठे, यानी बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा, जी बैठा है। दोस्त मेरे मान के चलिए कि हम बी को यहां बैठा लेते हैं, बी के ठीक बाईं, बाईं मतलब लेफ्ट साइड में जी बैठा है, तो जी तो यहां आ जाएगा भाई, है ना। एक लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा का लाइन पढ़िए, ई जो है ना वो जी के ठीक बाईं ओर बैठा है, जी के ठीक बाईं ओर ई बैठा है। दोस्त मेरे इस बार देखिए जी के ठीक बाईं ओर ई बैठा है, यानी ई तो यहां आ जाएगा भाई, तभी तो देखिए जी के जस्ट लेफ्ट साइड में ई बैठ जाएगा, यानी बाईं साइड में। ये भी लाइन पूरा हो गया। अब देखिए तीसरा का लाइन, सी जो है ना वो ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, ई के ठीक बाईं ओर सी बैठा। अब यहां सी हो जाएगा भाई, क्योंकि ई के ठीक बाईं ओर सी बैठा है, ये तो सभी बाईं ओर बैठ रहे हैं। अब दूसरा का लाइन पढ़ा जाए, एफ जो है ना वो डी के ठीक दाईं ओर तथा ए के ठीक बाईं ओर बैठा है। इसमें हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एफ जो है ना वो डी के ठीक दाईं ओर, यानी डी के ठीक दाईं ओर एफ बैठा है, यानी डी के ठीक दाईं साइड में एफ, और तथा ए के ठीक बाईं ओर, तो दोस्त मेरे ए को ठीक बाईं ओर, तो बस इसको बैठा दीजिए सवाल को। क्लियर हो गया मेरे दोस्त। ऐसे हो सकता है नहीं भाई, ये तो गलत हो रहा है। सवाल देखिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। एफ जो है ना वो डी के ठीक दाईं ओर, डी के ठीक दाईं ओर तथा ए के ठीक बाईं ओर बैठ रहा है एफ, यानी एफ तो मेरे दोस्त बीच में आएगा, है ना। तभी तो देखिए डी के ठीक राइट साइड में और ए के ठीक बाईं ओर, तो ए को यदि हम यहां बैठाएंगे तभी तो ए के जस्ट लेफ्ट साइड में एफ बैठेगा, है ना दोस्त मेरे। अब देखिए सवाल पूरा हो गया। फिर उसका देखिए डी जो है ना वो बी के ठीक दाईं ओर बैठा है, बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है भाई, डी बैठा है। देखिए यहाँ पे नीचे देखिए बी के जस्ट राइट साइड में डी बैठा, अपने यहाँ बैठ गया भाई। तो दोस्त मेरे यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, आप सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे सही लाइन में ना, तो आपका कभी गलत नहीं होगा। देखिए पूरे बैठ गए। अब लास्ट लाइन में देखिए सवाल क्या पूछा है, सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, यानी सी के जस्ट लेफ्ट साइड में कौन बैठा है। सी देखिए पहले कहाँ बैठा है, सी यहाँ बैठा है। सी के जस्ट लेफ्ट साइड में कौन बैठा है मेरे दोस्त, तो सर जी सी के जस्ट लेफ्ट साइड में ए बैठा है। तो इस सवाल का ऑप्शन ए ही बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी सी के दाईं ओर पूछता तो ई बैठता भाई, लेकिन इस बार तो बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड में पूछा है, तो ए बैठा है सी के बाईं ओर। क्लियर। चलिए भाई अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 45 को, 12 कलमों का क्रय मूल्य 9 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। साथियों 12 कलमों का क्रय मूल्य होता है कास्ट प्राइस, ये 9
कलमों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। देखिए 3 चौका 12, 3 तरीका 9, इधर से 4 CP बराबर 3 SP। अब यहां से CP अपान में SP सॉल्व करेंगे तो भाई 3/4। अब कोई सामान हम देखिए कास्ट प्राइस 3 हो गया, सेलिंग प्राइस 4 हो गया, यानी कोई सामान हम 3 का खरीद रहे हैं 4 में बेच रहे हैं, यानी यहां से हमें प्लस 1 रुपए का बेनिफिट हो रहा है। किससे हो रहा है? 3 रुपए से हो रहा है, जो हमने स्टार्टिंग में खरीदा है। 1/3 को परसेंटेज में बदल दो कितना आता है? 33 से 1/3%। इसका जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 33 से 1/3%। इतना आता है ना भाई, तो बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46 को मूल्यांकन करिए। तो इसमें तो बॉडम स्कीम लगा देते हैं हम लोग आराम से। 16 प्लस 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 बार में, माइनस 3 तरीका 9, 16 3 19, 19 में से 9 घटा देंगे 10। कितने लोग का सी ऑप्शन आया? 10। सभी क्लियर? सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 को। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जो 48, 72, 16 और 15 से विभाज्य है? दोस्त मेरे सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी जो 48, 72, 16 और 15 से विभाज्य है? दोस्त मेरे सबसे छोटी प्राकृतिक पूछे तो आप सभी को चुपचाप मार के एलसीएम निकाल लेना है। चलिए निकाल के बताइए, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, आप सभी को एलसीएम निकालना है। 48, 72, 16, 15 का कितना आएगा आंसर? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग, तो सभी साथी बताएंगे भाई कितना आंसर आएगा। 48, 72, 16 और 15 का एलसीएम। जो इस सवाल को सॉल्व कर दिया भाई समझ जाएंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर आप बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। एक कक्षा के पहले 12 छात्रों के औसत अंक 33 थे और कक्षा के अगले 8 छात्रों के औसत अंक 45 थे। कक्षा के औसत अंक क्या है? पहले तो टोटल छात्र को निकाल लेते हैं भाई। देखिए एक कक्षा के पहले 12 छात्र हैं और अगले 8 छात्र हैं, यानी टोटल छात्र देखिए 20 हो गए। ये टोटल छात्र हैं, टोटल 20 छात्र हैं। अब औसत कैसे निकालेंगे हम लोग? पहले 12 छात्रों का औसत अंक 33 है, यानी 12 गुणे 33 कर देंगे, कितना होगा? 12 23 36 का 6 3, 12 23 36 3 39, यानी 396 होगा। और अगले 8 छात्रों का जो औसत अंक है वो 45 है, तो कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40 के 0 4, 8 चौका 32 और 4 36। तो कक्षा में औसत अंक देखिए टोटल 20 छात्र हैं। अब हम क्या करेंगे भाई, इनको टोटल जोड़ लेते हैं। 6 9 6 15 के 5 3 3 6 7, यानी 756/20। औसत ऐसे निकाल देना, सभी संख्याओं का योग बटे में जितनी संख्या है तो उससे भाग कर देते हैं। तो टोटल 756 अंक आया। टोटल छात्र कितने? 20, तो इससे भाग कर दिए, आंसर आ जाएगा 20 23 60, 20 चौका 80, 75 से 80 ज़्यादा हो जाएगा भाई। 20 23 60, 75 में से 60 15 56, यानी 20 7 140, यानी 37 दशमलव आपका समथिंग है। देखिए ऑप्शन दिया है 37.8 आएगा, यानी कक्षा के औसत अंक कितने हैं? 37.8 हैं। तो इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का डाउट इस सवाल को सॉल्व करने में? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या बनेगा? दोस्त मेरे इस सवाल को सॉल्व करिए। दो संख्याओं का अनुपात 16:23 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 224 है तो छोटी संख्या क्या होगी? तो दोस्त मेरे देखिए दो संख्या दिया है, अनुपात में दिया है, तो हम इनको क्या मान लेते हैं? माना कि जो सबसे छोटी संख्या है, हम उसे 16x कर देते हैं और जो सबसे बड़ी संख्या है उसको 23x कर देते हैं भाई, है ना। हमने मान लिया कि जो सबसे छोटी संख्या वो 16x है और बड़ी संख्या 23x है, यही होगा भाई। और इसका अंतर जो दिया है, जो 224 दिया है, ये सवाल बोला है भाई। तो देखिए अंतर का मतलब क्या हो जाएगा भाई? 23x। अंतर का मतलब क्या हो जाएगा? 23x माइनस 16x बराबर 224। तो यहाँ से 23x में से 16x को माइनस करेंगे तो 7x बराबर 224 आ जाएगा। x बराबर क्या है? ये 7 224 में भाग करा देगा तो कितना होगा? 7 3 21, 7 दूना 24 यानी 32 आएगा। x की वैल्यू देखिए 32 आ चुकी है। अब पूछा है सबसे छोटी संख्या, हमने माना क्या है? 16x को सबसे छोटी, तो x की जगह ये 32 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ से 32 गुणे 16 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 16 दूना 32 का 2 3, 16 3 48, 48 3 51,
तो 512 इसका आंसर आ जाएगा। तो छोटी संख्या कौन सी है? 512 है, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। यदि बड़ी संख्या पूछता तो 23 × 32 कर देते भाई, क्योंकि x का वैल्यू तो हमने 32 निकाल दिया ऑलरेडी। अंतर का मतलब क्या होता है भाई? 23x - 16x = 224। अंतर दिया है, प्रश्न बोला है भाई, ठीक है। दो संख्याओं के बीच का जो अंतर 224 दिया है, तो 23x - 16x बराबर हमने 224 कर दिया भाई। तो यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाल लिया, 32 आया, तो x की जगह 32 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। छोटी संख्या भी मिल जाएगी, बड़ी संख्या भी मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगला सॉल्व को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर। एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस दिया है 3500 रुपये, यानी एमपी मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य कितना दिया है? 3500 रुपया दिया है। यदि विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 2800 रुपया दिया है, तो छूट प्रतिशत कितना होगा भाई? छूट कैसे निकालेंगे? पहले तो सर जी हम एमपी में से एसपी घटा लेंगे। क्यों भाई? छूट प्रतिशत ऐसे निकालेंगे ना, एमपी में से एसपी को पहले हमेशा माइनस करेंगे। कितना आएगा? 3500 में से 2800 700। अब सीधा सीधा निकाल लीजिए भाई छूट प्रतिशत। छूट परसेंटेज बराबर क्या होगा? 700 जो आपने माइनस किया है एमपी में से एसपी बटे में मार्केट प्राइस करेंगे, बटे में मार्केट प्राइस इंटू 100, आंसर आपका आ जाएगा। अब तो यहाँ से 00 से 00 कैंसिल, 35 दूनी 70 यानी 20% का छूट मिला है। पहला ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब बता दो, किसी प्रकार का डाउट हमेशा याद रखिए, यदि अंकित मूल्य दिया होगा, आप सभी से छूट पूछेगा, तो पहले तो एमपी में से एसपी को माइनस कर दीजिए, जितना आएगा उसको ऊपर रखिए और नीचे में एमपी रखिए, इंटू 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या बनेगा? एक निश्चित कूट भाषा में डेंस को 8976 के रूप में और सेंट को 6739 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में टी के लिए कूट क्या बनेगा? दोस्त मेरे जैसे देखिए DENS डेंस का कोड कितना है भाई? 4 अक्षर है, तो इसके लिए 4 अलग कोड किया है। 8976 और सेंट है SENT, सेंट में 4 अक्षर है, इसके लिए 4 अलग कोड दिया है। 6739 पूछा किसका? टी का। जब सिंगल टी पूछा तो कॉमन चेक करेंगे। डेंस में देखिए टी नहीं है, इसका मतलब कि हमारा इसमें एक भी आंसर नहीं होगा। 8 9 7 और 6 में हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन में देखिए काट दीजिए, जो जो 8 9 7 और 6 में आंसर है। 7 है, 6 है, 9 है, बचा कौन? 3। तो टी का कोड क्या होगा? सी आंसर हो जाएगा, 3 होगा भाई, 3 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन। अब देखिए ये तो बहुत ही आसान लॉजिक हमने आपको बता दिया। जब भी इस तरह का सवाल आएगा प्रश्न में, पहले तो कॉमन चेक करेंगे, कॉमन नहीं मिलेगा, जिसमें देखिए टी नहीं रहेगा उसमें आंसर नहीं होगा हमारा। देखिए आंसर इसी में होता। अब देखिए अब इसको प्रूफ हम करते हैं, कैसे सही होगा? देखिए प्रूफिंग कैसे 3 आंसर आएगा। जब भी सिंगल पूछता है तो हम कॉमन चेक करते हैं, जब कॉमन नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं भाई? जो उनका कोड होगा उसको हम एलिमिनेट करेंगे। जैसे देखिए डेंस में 8 है और सेंट में 8 नहीं है, तो ये एलिमिनेट नहीं होगा भाई। लेकिन डेंस में 9 है और सेंट में 9 है, तो एलिमिनेट हो जाएगा। उसका देखिए डेंस में 7 है और सेंट में भी 7 है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। फिर उसका देखिए डेंस में 6 है और सेंट में भी 6 है। बच रहा है कौन? देखिए जिसमें टी पूछा, जिसमें रहेगा उसी में आंसर होगा ना। तो सेंट में टी है, तो देखिए 1 नंबर बच रहा है, 3 नंबर बच रहा है, तो यही आंसर हो रहा है। अब क्लियर हो गया भाई, प्रूफिंग हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप सवालों को सॉल्व करेंगे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या दे रखा है? एक निश्चित कूट भाषा में डू द मैथ को ABCDEF के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। मैथ इज फन को EFGHIJ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में मैथ को कैसे कूटबद्ध किया गया है? तो दोस्त मेरे इस बार देखिए मैथ का कोड पूछा है, मैथ का कोड पूछा है, तो इस बार हम कॉमन चेक करेंगे। जैसे देखिए मैथ पहले वाले में भी है और दूसरके वाले में भी मैथ है। इसका मतलब किस बार तो हमें मैथ कॉमन मिल गया। जब कॉमन मिल जाता है तो हम क्या करेंगे? कोड में भी कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चेक करिए, देखिए EF इसमें भी है और EF इसमें भी है, इसका मतलब कि मैथ का कोड क्या होगा? EF हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है दोस्त मेरे। तो ऐसे आप सवालों को सॉल्व करेंगे, जब सिंगल पूछेगा तो गलती नहीं करना है आप सभी को। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 को। दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 11 19 27 35 43 क्वेश्चन मार्क।
नंबरों का श्रृंखला दिया है, सॉल्व करिए। 11 19 27 35 43, क्या आएगा अगली संख्या? 11 19 प्लस 8, 19 से 27 प्लस 8, 27 से 35 प्लस 8, 35 से 43 प्लस 8। इसका मतलब कि 43 में प्लस 8 करेंगे तो 51 आ जाएगा। तो इस सवाल का हमारा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे भाई। ओके, क्लियर। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 54 को। कोडिंग डिकोडिंग का लगभग 3 सवाल हर शिफ्ट में आएगा। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से ओ क्यू यू टी जो है वो क्यू डी डब्ल्यू भी से संबंधित है, उसी प्रकार आई के ओ एन के एम क्यू पी से संबंधित है। समांतर का अनुसरण करते हुए जेड बी एफ ई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, ओ क्यू यू टी इसका रिलेशन क्यू डी डब्ल्यू भी से है। ओ होता है 15, क्यू होता है 17, तो इसमें +2 किया है। क्यू होता है 17 और यहां से डी होता है 4 भाई। डी होता है दोस्त मेरे 4। टी होता है देखिए 20 और भी होता है 22, यू होता है 21, डब्ल्यू होता है 23। इसमें +2 हुआ है, इसमें +2 हुआ है। दोस्त मेरे यदि यहाँ पे यस रहता तो ठीक रहता, बाई मिस्टेक यहाँ पे यस होता भाई, लगता है यहाँ पे यस होगा तभी तो देखिए +2 का कोड रिलेशन लग रहा है। दूसरे का चेक करते हैं भाई, यहाँ पे लगता है टाइपिंग मिस्टेक हुआ था क्या, दूसरे का चेक करते। इसमें देखिए सभी में +2 का रिलेशन लगा है भाई, है ना। एक सेकंड दूसरा चेक करते तो मालूम हो जाएगा। आई के ओ एन इसका रिलेशन के एम क्यू पी, देखिए एन होता है 14, पी होता है 16, इसमें +2 हो गया। ओ होता है 15, क्यू होता है 17, इसमें +2 लगा है। के होता है 11, एम होता है 13, +2 हुआ है। आई होता है 9, के होता है 11। देखिए भाई इसमें +2 का रिलेशन लगा था, इसमें लगता है डी की जगह भाई यस होना चाहिए था। क्यों 17 यस 19, तभी तो +2 होगा, है ना। अब देखिए पूछा किसका है, इसको चेक करेंगे तो मालूम हो जाएगा। जो पूछा है इसमें +2 का रिलेशन लगाए, देखते हैं। जेड बी एफ ई +2 +2 +2 +2। देखिए जेड में हमें दोस्त मेरे जैसे देखिए यदि हम बी 2 है, एफ 6 है, ई 5 है, 5 2 7, 6 2 8, 2 2 4, कौन है? डी है। और 6 2 8 एच होता है, 7 जी आता है, यानी जी डी एच जी कौन सा ऑप्शन है? तो दोस्त मेरे हमेशा याद रखिए ये 2 है 0 रहता है, जेड को हमेशा यहाँ पे 0 मान लीजिए। यदि आप माने कि यहाँ पे 26 मान लिए, 26 में आपने 2 जोड़ दिया, 28, 28 पे बी आता है। लेकिन दोस्त मेरे यदि जेड को आप 0 भी मान लेंगे, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 ही आएगा, ठीक है। चाहे आप 26 मान के करिए चाहे 0 मान के करिए, आंसर आएगा उतना ही। तो यहाँ पे देखिए 26 में यदि हम 2 को जोड़ेंगे 28, 28 पे बी आता है। कई लोग भूल जाते हैं भाई, जैसे कि आप जानते हैं कि ए से लेकर जेड तक होता है 26, जैसे हम 27 बढ़ते हो ए से फिर से शुरू हो जाता है 27 पे 28 पे बी। तो जेड में 26 में यदि हम 2 को जोड़ेंगे 28, 28 पे बी आता है। तो बी डी एच जी देखिए कौन सा है, बी डी एच जी, बी डी एच जी यानी सी ऑप्शन। तो परफेक्ट आंसर भाई, क्लियर। इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्त मेरे लास्ट क्वेश्चन आज के इस क्लास का सॉल्व करते हैं बहुत ही शानदार तरीके। ये सवाल गलती नहीं होना चाहिए भाई। कथन और निष्कर्ष का उत्तर दीजिए। सभी देखिए जब कथन आ गया और निष्कर्ष आ गया तो सबसे पहले आप लोग कथन का डायग्राम बनाने लाए पढ़कर। जैसे कि सभी पैंट ट्राउजर हैं, यानी जो सभी पैंट है ना, पैंट को हम पी से लिख रहे हैं, सभी पैंट क्या है वो ट्राउजर हैं, ट्राउजर को हम टी से लिख रहे हैं। कोई भी पैंट जो है ना वो शर्ट नहीं है, यानी कोई भी ये जो पैंट है ना भाई वो शर्ट नहीं है, यानी क्रॉस हम कर देते हैं। फिर सभी शर्ट कोट है, यानी जो सभी शर्ट है ना वो क्या है, कोट है, कोट को हम के से लिख रहे हैं। अब देखिए निष्कर्ष क्या दिया है, देखिए कोई भी कोट क्या ट्राउजर नहीं है, कोई भी कोट ट्राउजर नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है भाई। इसका मतलब कि पहला निष्कर्ष तो भाई नहीं फॉलो करा है भाई। देखिए ना कोई भी कोट, निष्कर्ष का मतलब क्या होता है, इसका निष्कर्ष होता है कि आपको कथन के अनुसार जवाब देना होता है। निष्कर्ष देखिए क्या बोला है, क्या कोई भी कोट ट्राउजर नहीं है भाई ने, है। देखिए कोई भी कोट यहाँ पे है और ट्राउजर यहाँ पे है, इनका रिलेशन तो दूर दूर नहीं लगा है। इसका मतलब कि है भाई, कोई भी कोट ट्राउजर नहीं है, लेकिन इसमें बोला कि नहीं है,
इसमें है, इसका मतलब कि पहला तो जो कि निष्कर्ष नहीं फॉलो कर रहा है। दूसरा का देखिए, कुछ कोट क्या पैंट है, कुछ कोट क्या पैंट है, इनका भी रिलेशन नहीं कर रहा है, यानी दूसरा का भी नहीं फॉलो कर रहा है भाई। लेकिन प्रश्न में है भाई, आपको थोड़ा सा विपरीत सोचने का आवश्यकता है। जैसे देखिए निष्कर्ष क्या बोला है, कुछ कोट क्या पैंट है, बताइए कुछ कोट क्या पैंट नहीं है भाई। इसका मतलब कि दूसरा भी जो निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा है, यानी इसमें दोनों जो है ना वो निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहे हैं, न तो निष्कर्ष एक और न ही दोनों अनुसरण करता है। तो इस सवाल का 3 नंबर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा प्रश्न के हिसाब से। तो दोस्त मेरे ये 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए कि आप सभी का इन 55 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। डाउट लेकर आप नहीं चलेंगे, लगातार साथ ही सुबह शाम क्लास आएगी शानदार तरीके से, आपको डेली क्लास करनी है। ओके, तो चलिए इस क्लास को समाप्त करते भाई। चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। पेपर आपका 20 दिन में शुरू हो जाएगा, उसके लिए आपको पूरे सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से तैयार करना है, रिवीजन करना है, और वो PDF अपने पास आप मंगा लेंगे। ओके, तो सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।